हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए को पैक करने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं कि डीएनए पैक होता है ना, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब आप क्लास 11th में थे तो आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कोई भी यूकैरियोटिक सेल है उसके न्यूक्लियस का साइज़ लगभग 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। अब आपको ये भी पता होगा कि माइक्रोमीटर काफ़ी छोटी यूनिट है, यानी 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन जब आप डीएनए की लेंथ निकालोगे ना तो आप इस कंक्लूजन पे आओगे कि डीएनए की लेंथ 1000 टाइम्स ज़्यादा है न्यूक्लियस के साइज से। अब सबसे पहले तो आप यही पूछोगे कि डीएनए की लेंथ निकालनी कैसे है। तो डीएनए की लेंथ निकालने के लिए आपके पास दो इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है, एक नंबर ऑफ बेस पेयर और एक डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। तो जब आप नंबर ऑफ बेस पेयर की बात करोगे तो ये डाटा तो आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा कि ह्यूमन डीएनए का हैप्लॉइड कंटेंट कितना होता है, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। डिप्लॉइड की बात करोगे तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। होता क्या है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर इतने बेस पेयर होते हैं और ये जो बेस पेयर हैं ये कांस्टेंट रहते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मतलब मेरे सेल्स के अंदर इतने बेस पेयर हैं तो हर एक ह्यूमन के सेल्स के अंदर भी इतने ही बेस पेयर होंगे। ह्यूमंस के साथ साथ यहाँ पर और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स के बेस पेयर की बात की हुई है, या आप पढ़ लेना, कभी एमसीक्यू में आ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो आपने लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है, नंबर ऑफ बेस पेयर आपको पता चल गए, और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर क्या होगा ये आपको कहाँ से पता चलेगा। जब आपने वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कि दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि डीएनए की लेंथ लगभग 2.2 मीटर है। और जब आप इसको न्यूक्लियस के साइज से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि डीएनए तो न्यूक्लियस के साइज से 1000 टाइम लार्जर है। तो अब आप इसको पैक कैसे करोगे, ये वो बात है कि मैं आपको काफ़ी बड़ी रस्सी दे दूँ, काफ़ी बड़ी, और उसके बाद छोटी सी एक डिब्बी दे दूँ और कहूँ कि चलो इस रस्सी को इस डिब्बी के अंदर डाल दो, तो आप कैसे डालोगे, इस रस्सी को इस डिब्बी के अंदर फोल्ड कर कर डालोगे। ऐसे ही सेल है, सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है पर इतना बड़ा डीएनए सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर अकोमोडेट करना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी फोल्डिंग होनी पड़ेगी, फोल्डिंग यानी कि पैकेजिंग करनी पड़ेगी। अब ये पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में अलग होती है, यूकैरियोट्स में अलग होती है। तो सबसे पहले तो यही जानो कि प्रोकैरियोट्स क्या है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव जो सबसे पहले आए थे धरती पे, काफ़ी सिंपल तरह के ऑर्गेनिज्म जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील नहीं है, जिनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है, बस जहाँ पर इनका जो डीएनए पड़ा हुआ है कोइल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोल देंगे। होता क्या है ना, देखो डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पैक करने में हेल्प करेंगे कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। बेसिकली आपने हिस्टोन प्रोटीन के बारे में तो सुना ही होगा, पर जब भी प्रोकैरियोट्स की बात करोगे तो हिस्टोन प्रोटीन को दिमाग से निकाल देना, उनका काम सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होगा। तो फिर प्रोकैरियोट्स में जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे वो कौन से होंगे, इन प्रोटीन को हम बोलेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी बोल सकते हो या इन्हीं को हम पॉली अमीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये मैंने लिख दिया नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसके आसपास डीएनए कॉइल करेगा, मतलब इसके आसपास डीएनए ऐसे लूप बनाता रहेगा। अब क्या होगा, जैसे कि ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इसके आसपास डीएनए ने ऐसे लूप बना ली, ऐसी काफ़ी सारी लूप्स बनती जाएंगी कि ये डीएनए, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन, फिर ये डीएनए, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन, फिर ये डीएनए, ये ऐसे यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन यानी पॉलीअमीन्स। और इस पूरे रीजन को यानी डीएनए और ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है इस पूरे रीजन को हम बोल देंगे न्यूक्लियोइड। ठीक है, आई होप आपको प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग का समझ आ गया होगा, जो कि काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब चलिए आगे बात करेंगे यूकैरियोट्स में पैकेजिंग के बारे में। तो देखो होता क्या है ना, हमें पता है डीएनए जो है, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड है मतलब इसका जो नेचर है वो कैसा है, नेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज है। और नेगेटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि इसके पास फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब इस डीएनए को, नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पैक करने में हेल्प करेंगे कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, है ना, और इन प्रोटीन को हम बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन। अब डीएनए तो एसिडिक है, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन कैसे बनते हैं, अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ कर बनते हैं। और अमाइनो एसिड तीन तरह के हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और
न्यूट्रल। तो यहाँ पर बेसिक अमीनो एसिड्स हैं यानी कि लाइसिन और आर्जिनिन, और इन्हीं बेसिक अमीनो एसिड्स की वजह से ये जो हिस्टोन्स हैं इनका नेचर भी बेसिक होगा। जब हम हिस्टोन्स की बात करते हैं ना, तो हिस्टोन प्रोटीन 5 तरह के होते हैं, और 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन क्या हैं? H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो बेसिकली ये 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन हैं। अब ये हिस्टोन प्रोटीन अभी के लिए आप H1 को भूल जाओ और बाकी 4 हिस्टोन प्रोटीन याद रखो, यानी कि H2A, H2B, H3 और H4। इन चारों हिस्टोन प्रोटीन की 2-2 यूनिट मिलकर एक हिस्टोन ऑक्टामर बना देंगे। ऑक्टा का मतलब ऑक्टामर, ऑक्ट का मतलब ही होता है 8। अब ये 4 प्रोटीन 2-2 की फॉर्म में 2-2 यूनिट प्रेजेंट होंगे और एक ऑक्टामर बना देंगे। जैसे ये H2A, इसके पीछे एक और H2A, ये H2B, इसके पीछे एक और H2B, H3, इसके पीछे एक और H3 और ये H4, इसके पीछे एक और H4। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि हिस्टोन ऑक्टामर बन गया। ठीक है, अब हिस्टोन ऑक्टामर बन गया, इसके आसपास डीएनए जो है वो कोयल करेगा, और कितना कोयल करेगा? ये होगा 1.75 टन्स, 1.75 टन, या फिर ये कह सकते हो 1/3/4 टन। 1.75 टन का मतलब आप समझ रहे हो? जैसे मान लो ये मैंने हिस्टोन ऑक्टामर बना दिया, अब इसके अराउंड जो डीएनए है वो एक बार पूरा चक्कर काटेगा, फिर एक बार पूरा चक्कर यानी 1 पूरा चक्कर, फिर 0.5, फिर 0.25। इनको जब प्लस करोगे ना तब 1.75 टन बनते हैं। मतलब एक पूरा चक्कर काट लिया डीएनए ने, उसके बाद एक आधा चक्कर काट लिया, और उसके बाद आधे का भी आधा चक्कर काट लिया। इस वे में जो डीएनए है वो टर्न करेगा। ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को यानी हिस्टोन ऑक्टामर और 1.75 टर्न को, ये जो 1.75 डीएनए की टर्न है, इसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोसोम। और मोटे मोटे तौर पर हम ये बोलते हैं कि ये जो न्यूक्लियोसोम है ना, इसमें लगभग 200 बेस पेयर है। एक्चुअल में द थिंग इज जो न्यूक्लियोसोम है उसमें 145 से लेके ऐसे 147 बेस पेयर, इतने ही बेस पेयर होते हैं। अब यहाँ 200 बेस पेयर क्यों मेंशन है? काफ़ी जगह पर मेंशन होगा, इसका रीज़न क्या है ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब होगा क्या? हमने बोला कि ये तो न्यूक्लियोसोम के अराउंड तो लगभग 200 बेस पेयर हैं, पर हमने तो ये पढ़ा कि सेल के अंदर जो डीएनए का कंटेंट है वो कितना है, तो वो कंटेंट तो बिलियंस में है, जैसे कि 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। तो इतने सारे बेस पेयर कैसे होंगे? ऐसे बड़े सारे न्यूक्लियोसोम बने होंगे, और इन काफ़ी सारे न्यूक्लियोसोम के आसपास डीएनए ऐसे हर एक न्यूक्लियोसोम के आसपास 1.75 राउंड लगाएगा, यानी एक चक्कर पूरा, फिर एक आधा, और फिर आधे से भी आधा, है ना। अब देखो कुछ डीएनए ऐसा होगा जो बीच में खाली पड़ा है, मतलब बेसिकली 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने में हेल्प कर रहा है। ऐसे डीएनए को हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। तो होता क्या है, ये जो न्यूक्लियोसोम आप पढ़ रहे हो इसमें 146 से 147 के अराउंड बेस पेयर होते हैं, और ये जो उसके बाद लिंकर डीएनए बोल रहे हो इसमें कुछ बेस पेयर होते हैं 60-70 के आसपास, और ये मिलकर अप्रोक्सीमेटली बेस पेयर बना देते हैं 200 बेस पेयर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो देखो एक बार दोबारा से बेसिक्स की बात करते हैं। हमने बोला ऑक्टामर बनाया, H2A, H2B, H3 और H4, इन सब की 2-2 यूनिट ने मिलकर, और इस ऑक्टामर के अराउंड जब डीएनए की कोयलिंग की बात की तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोसोम। अब देखो जब ये डीएनए कोयल कर रहा है ना, तो इसको यहाँ पर जो हमने एक और हिस्टोन प्रोटीन पढ़ा था ना H1, वो इस ऑक्टामर के साइड में लगा होगा और इस डीएनए को सील करने में, बंद करने में हेल्प करेगा, मतलब एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो जब आप हिस्टोन के ऑक्टामर और डीएनए के टर्न की बात कर रहे थे उसको आप न्यूक्लियोसोम बोल रहे थे। जब आप इसमें H1 हिस्टोन प्रोटीन भी मिला दोगे तो आप इसको क्रोमेटोसोम बोलोगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इस स्ट्रक्चर को, कि काफ़ी सारे ऐसे न्यूक्लियोसोम हैं, उनके आसपास डीएनए ऐसे राउंड्स ले रहा है, टर्न ले रहा है। इस स्ट्रक्चर को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि किसी ने ऐसे धागे के ऊपर मोती पिरो दिए, मतलब मोती डाल दिए, यानी बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल लगेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब देखो ये थी लो लेवल ऑफ पैकेजिंग, जिसमें बेसिक प्रोटीन यानी हिस्टोन की बात की है। हिस्टोन पैकेजिंग में हेल्प कर रहे हैं, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पैक करने में हेल्प कर रहे हैं। 5 तरह के हिस्टोन थे, जिसमें से 4 मिलकर ऑक्टामर बना देंगे। फिर इसमें डीएनए का टर्न होगा, 1.75 टर्न्स होंगे। और ये उसके बाद अगर आप इस न्यूक्लियोसोम यानी ऑक्टामर और डीएनए के टर्न में H1 हिस्टोन प्रोटीन भी मिला देते हो तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्रोमेटोसोम बोलोगे।
फिर देखोगे आप कि जो डीएनए दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ रहा है वो लिंकर डीएनए है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ऐसे दिखेगा कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल है। फिर इसके बाद यहाँ पर पैकेजिंग रुकती नहीं है, इसके बाद जो पैकेजिंग होगी वो होगी हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग। इसको समझने के लिए पहले आप ये डायग्राम देखो, ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए फिर न्यूक्लियोसोम के आसपास कोयल कर रहा है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा है जैसे एक धागे में मोती पिरोए हुए हैं, यानी कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस आपने किसको बोला था, वो हिस्टोन, ओक्टामर और उसके आसपास जो भी डीएनए के टर्न्स थे उनको बोला था। लेकिन अगर H1 हिस्टोन प्रोटीन भी इंक्लूड कर दोगे तो क्रोमेटोसोम बोलेंगे। अब देखो ये जो आगे जो ये न्यूक्लियसम के आगे डीएनए कोयल हुआ है, फिर आगे कोयलिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पर सुपर कोयलिंग हो जाएगी, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सोलेनोइड। पर यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, इसके बाद भी यहाँ काफ़ी सारी लूप्स बनती रहेंगी बनती रहेंगी बनती रहेंगी। अब ये जो फाइबर है ना, जो ये लूप्स बना रहा है, इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन, ठीक है। ये जो थ्रेड लाइक बॉडी है इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन, और इसकी कोयलिंग में हेल्प करते हैं कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और ये जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं ये बेसिक नहीं होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, क्योंकि इनके पास एसिडिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे काफ़ी कोयलिंग वगैरह चलती रहेगी, और एट लास्ट जब आप मेटाफेज स्टेज में देखोगे तो आपको मेटाफेज स्टेज में ये क्रोमैटिन पूरी तरह से कंडेंस्ड हो जाएगा, और आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो दिखेगा क्रोमोसोम का, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिकली ये पढ़ा, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल तक जो प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं वो बेसिक है, हिस्टोन प्रोटीन है। उसके बाद जो हेल्प करते हैं क्रोमैटिन की ऑर्गेनाइजेशन में, और लास्टली क्रोमैटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाने में, उसके बाद जो भी प्रोटीन हेल्प करते हैं वो एसिडिक होते हैं, नॉन हिस्टोन होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर क्रोमैटिन की बात करें ना, तो क्रोमैटिन के कुछ रीजन्स ऐसे लूजली पैक्ड होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जो रीजन्स लूजली पैक्ड हैं उनको हम बोलेंगे यू क्रोमैटिन, और जो रीजन्स टाइटली पैक्ड हैं इनको हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। अब होता क्या है ना, जो टाइटली पैक्ड है, सॉरी जो लूजली पैक्ड है, इनको जब आप स्टेन करोगे तो ये काफ़ी लाइटली स्टेन्ड होंगे, क्योंकि ये लूजली पैक्ड है। और ये वाले जो डीएनए होंगे, इनमें जो जीन्स होंगे वो बहुत इजीली ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं और एमआरएनए बना सकते हैं, है ना। तो ये जो क्रोमैटिन होंगे ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे। ऑन द अदर हैंड जब हम हेट्रोक्रोमैटिन की बात करेंगे तो ये, क्योंकि इनमें डेंस पैकेजिंग है, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे, यानी कि डीएनए से एमआरएनए नहीं बनेगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जिसमें हमने यूकैरियोट्स में पैकेजिंग और प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग की बात की। एज़ यूजुअल लेक्चर बिल्कुल एनसीईआरटी से रिलेटेड था। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी समझ आया हो तो प्लीज़